हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने कृष्णिका का विकिरण उत्सर्जन और उसका स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण पढ़ा था, जिसमें हमने वक्र बनाए थे अलग अलग ताप पर, और उस वक्रों की सहायता से हमने कृष्णिका विकिरण उत्सर्जन का डिटेल से अध्ययन समझा था उन वक्रों के आधार पर। तो उस स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण को एक्सप्लेन करने के लिए चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर दो नियम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्यों हुआ, क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत कृष्णिका विकिरण वितरण, ऊर्जा स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनको एक्सप्लेन करने में असफल रहा था। इसीलिए किसका विकास हुआ था? क्वांटम सिद्धांत का। तो चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर दो नियम दिए गए हैं कृष्णिका विकिरण वितरण को समझाने के लिए। पहला नियम है बीन का नियम। बीन का नियम, तो बीन के नियम के अकॉर्डिंग चिरसम्मत सिद्धांत को आधार मानते हुए एक निश्चित ताप पर तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य ऊर्जा घनत्व या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा निम्न सूत्र से देते हैं। ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर, ये किस परास में है? लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। एक फिक्स रेंज के लिए जो ऊर्जा घनत्व है बीन के नियम के अकॉर्डिंग वो सूत्र से दिया जाता है। ए कांस्टेंट है, ए अपॉन लैम्डा 5 ई की घात माइनस ए अपॉन लैम्डा टी और डी लैम्डा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए लैम्डा की घात माइनस 5 ई की घात माइनस ए अपॉन लैम्डा टी को फलन ऑफ लैम्डा टी लिख सकते हैं और डी लैम्डा। तो बीन के नियम के अकॉर्डिंग किसी कृष्णिका से जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसमें एक निश्चित तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का घनत्व ई लैम्डा डी लैम्डा इस सूत्र से देते हैं। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है, टी ताप है, ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों कांस्टेंट है। अब ये जो नियम है वो केवल लघु तरंगदैर्घ्य के लिए ही यथार्थ है। कल हमने इसका वक्र बनाया था, तुम्हें समझाया था कृष्णिका के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा ई लैम्डा में। तो इस तरह का वक्र हमने प्राप्त किया था किसी ताप पर। तो निम्न तरंगदैर्घ्य का मतलब ये जो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य के संगत मैक्सिमम ऊर्जा होती है इसको हम कैसे दिखाते हैं? ई लैम्डा एम से। एम फॉर मैक्सिमम कल भी बताया था ये, और ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य, एम का मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पीक पॉइंट है ये, तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य ये है। इसके नीचे की जो तरंग है वो निम्न तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण है, और इधर वाला जो वक्र है वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले या दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए है। तो ये जो वीन का नियम है वो वीन का नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य, इधर वाला जो पार्ट है वो कहीं के लिए है? लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। मैक्सिमम के इधर वाला जो पार्ट है इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, वक्र को देखो। ये वाला जो वक्र है वो किसके लिए है? लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। अब ये जो सूत्र हमने लिखा है बीन के नियम के अकॉर्डिंग वो केवल इस वक्र के लिए संतुष्ट होता है, यानी इस पर जो तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें हैं केवल उनके लिए ऊर्जा घनत्व इस सूत्र के अकॉर्डिंग समझाया जा सकता है। लेकिन जो अधिक तरंगदैर्घ्य के लिए है, ये अधिक या दीर्घ कह सकते हैं इनको,
दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। तो ये इधर वाला जो वक्र है इसको मैं एक अलग से लाइन से दिखा देता हूँ। इधर वाला जो वक्र है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए है। तो बीन का जो नियम है वो लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए तो एक्सिस्ट करता है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वैध नहीं करता, पालन नहीं करता। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो बीन का नियम है वो लघु तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए तो यथार्थ है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। अब एक दूसरा जो नियम दिया गया है चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर, वो है रेले जीन्स का नियम। दूसरा नियम क्या है? रेले जीन्स का नियम। ये भी इसी आधार पर है, चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर। एक बीन का नियम हो गया, वो नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए तो यथार्थ है, इनकी ये व्याख्या कर सकता है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण यानी कि आधे वक्र के लिए तो ठीक है, आधे के लिए फेल है मामला। अब दूसरा जो नियम है वो रेले जीन्स का नियम है। रेले जीन्स ने मैक्सवेल सांख्यिकी, सेकेंड ईयर में पढ़ी है तुमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का पालन करते हुए उस सिद्धांत को आधार मानकर, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को आधार मानकर रेले जीन्स ने कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों में कंपन विधाओं की संख्या और ऊर्जा घनत्व का सूत्र ज्ञात किया। तो लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में कंपन विधाओं की संख्या, विधा मतलब मोड होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वेव्स वाले पार्ट में। कंपन विधाओं की संख्या एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर है, तो इसका मान होता है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। तो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में कंपन विधाओं की संख्या क्या हो गई? एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। तो इस परास में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर, तो एक कंपन विधा के संगत ऊर्जा कितनी होती है? kT। एक कंपन के लिए ऊर्जा, कंपन विधा की संगत ऊर्जा kT होती है, तो इतनी कंपन विधाओं की संगत जो ऊर्जा होगी वही ऊर्जा घनत्व होगा। तो एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू क्या हो गया? kT। एक कंपन विधा की संगत ऊर्जा kT होती है, तो इतनी कंपन विधाओं की संगत ऊर्जा घनत्व कितना हो गया? एन लैम्डा डी लैम्डा kT। एन लैम्डा डी लैम्डा का मान ये रख दिया, तो 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 kT और डी लैम्डा, एन लैम्डा डी लैम्डा का मान हमने ये लिख दिया। तो रेले जीन्स के अकॉर्डिंग ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये होता है, ये बीन के अकॉर्डिंग था और रेले जीन्स के अकॉर्डिंग ये होता है। इसको हम आवृत्ति के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन होता है? आवृत्ति न्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? न्यू बराबर क्या होता है? सी लैम्डा, या लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं? न्यू अपॉन सी। तो डी लैम्डा बराबर क्या हो गया? सॉरी, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? सी अपॉन न्यू। लैम्डा बराबर क्या हो गया? सी अपॉन न्यू। तो डी लैम्डा बराबर कितना हो गया? इसका अपकलन करेंगे, सी कांस्टेंट है, न्यू का कितना हो गया? -1 अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू। तो डी लैम्डा की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ऊर्जा घनत्व को आवृत्ति परास में लिख सकते हैं। आवृत्ति
परास न्यू एवं न्यू प्लस डी न्यू में, जैसे ये तरंग दैर्घ्य परास में था लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा में, तो ये आवृत्ति परास न्यू और न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व लिखेंगे ई न्यू डी न्यू बराबर, तो इस सूत्र में लैम्डा की जगह क्या लिख दो सी अपॉन न्यू और डी लैम्डा की जगह ये वैल्यू लिख दो, तो क्या हो गया 8 पाई के टी तो एज इट इज़ है अपॉन लैम्डा 4 की जगह क्या लिखना है लैम्डा की जगह क्या लिखना है सी अपॉन न्यू, तो C4 अपॉन न्यू 4 का चला जाएगा ऊपर, और डी लैम्डा की जगह क्या लिख दो माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू, एक सी काट सकते हैं यहाँ से, तो ई न्यू डी न्यू बराबर कितना हो गया 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी की घात 3 और डी न्यू। तो आवृत्ति परास के रूप में ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये हो गया। तो रेले जीन्स के अकॉर्डिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करके ऊर्जा घनत्व का ये सूत्र ज्ञात किया रेले जीन्स ने। लैम्डा के रूप में ये हो गया, परास क्या है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य, और आवृत्ति परास में ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र है। अब ये जो सूत्र है वो केवल क्या करेगा उच्च तरंग दैर्घ्य दीर्घ तरंग दैर्घ्य वक्र के लिए एग्जिस्ट करता है। जो वक्र हमने बनाया था स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कृष्णिका के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा और ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा ई लैम्डा में, तो निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए ये और उच्च तरंग दैर्घ्य के लिए ये, तो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य के संगत लैम्डा एम ये ई लैम्डा एम, तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला जो वक्र है वो ये है। तो रेले जीन्स का जो नियम है वो केवल दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए ही यथार्थ है। इसको मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वक्र काई के लिए है दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए, और ये लघु के लिए। तो रेले जीन्स का जो नियम है वो केवल दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए ये सूत्र पालन होता है, ये सूत्र वेरीफाई करता है, संतुष्ट करता है। तो इन दोनों नियमों के आधार पर अपन क्या निष्कर्ष पर पहुँचे कि वीन का जो नियम है वो केवल हाफ वक्र के लिए फर्स्ट हाफ यानी लघु तरंग दैर्घ्य के लिए वीन का नियम वैलिड है, अधिक तरंग दैर्घ्य के लिए अनवैलिड है। और रेले जीन्स का जो नियम है वो निम्न तरंग दैर्घ्य के लिए अनवैलिड है और दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब क्या स्पष्ट हुआ कि चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर जो दो रूल्स हमने लिखे समझाए दिए वो दोनों ही हाफ हाफ हो गए, यानी पहला रूल आधे भाग को एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी आधे भाग के लिए असफल है। इसी तरह सेकेंड रूल पहले हाफ को असंतुष्ट कर रहा है और सेकेंड हाफ को संतुष्ट कर रहा है। तो यानी कि कोई भी रूल पहला या दूसरा पूरे वक्र के लिए नहीं है वैलिड। वक्र तो एक ही है ना पूरा, ये आदर्श कृष्णिका के लिए जो हमने स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र बनाया वो एक ही तो है, लेकिन एक ही वक्र के लिए दो आधे आधे के लिए अलग अलग रूल्स हो गए। पहले हाफ के लिए रेले जीन्स वैलिड नहीं है, अगले हाफ के लिए है दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए, और लघु तरंग दैर्घ्य के लिए बीन का नियम वैलिड है लेकिन रेले जीन्स का नियम वैलिड नहीं है। तो इस तरह की ये जो समस्या उत्पन्न हो गई, इसीलिए चिरसम्मत सिद्धांत यहाँ पर क्या हो गया हमारा असफल विफल है, यानी इसको कृष्णिका के ऊर्जा स्पेक्ट्रम को समझाने में यूज़ नहीं किया जा सकता।
यानी चिड़सम्मत सिद्धांत टोटली असफल है। और इस असफलता को कहते हैं परावैंगनी विपदा। यानी एक शॉर्ट हेडिंग डाल के अपन लिखें कि चिड़सम्मत सिद्धांत की असफलता क्या है। चिड़सम्मत सिद्धांत की असफलता एक शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन पूछ ले तो असफलता क्या है, क्या लिखेंगे बताओ अपन। इन नियमों के आधार पर ये बताएंगे कि चिड़सम्मत सिद्धांत के आधार पर दिया गया बीन का नियम लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए तो यथार्थ होता है, परंतु अधिक तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं होता, असफल होता है। इसी प्रकार रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए तो यथार्थ है, परंतु लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक चिड़सम्मत सिद्धांत की क्या हो गई है, असफलता। चिड़सम्मत सिद्धांत की क्या हो गई, असफलता। यानी कि कोई एक ऐसा रूल्स नहीं है जो इस वक्र के दोनों हाफ भागों के लिए वैलिड हो, लघु तरंगदैर्घ्य के लिए भी वैलिड हो और दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए भी वैलिड हो। ऐसा कोई एक रूल नहीं है, ना तो वो रेले जीन्स का नियम है, ना ही क्या है वो बीन का नियम है। तो इसीलिए इसे चिड़सम्मत सिद्धांत की असफलता कहते हैं और इस असफलता को एक नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है परावैंगनी आपदा। क्योंकि परावैंगनी तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लैम्डा एम के समकक्ष होती है, तो उसके एक बॉर्डर के रूप में काम कर रही है। इसके इधर आधे भाग में बीन नियम और आधे भाग में रेले जीन्स नियम काम करता है। एक लिमिट की तरह हो गया, इसलिए इस असफलता का नाम क्या रखा, परावैंगनी आपदा। इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परावैंगनी आपदा क्या है। तो हमें यही लिखना है कि चिड़सम्मत सिद्धांत के आधार पर दिया गया बीन का नियम लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है, जबकि दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। और रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है और लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। इसी को परावैंगनी आपदा कहते हैं। हाँ देखो स्टूडेंट्स, अब ये अपन पढ़ चुके हैं कि चिड़सम्मत सिद्धांत कृष्णिका विकिरण वितरण स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल है। तो जब चिड़सम्मत सिद्धांत असफल हो गया तो कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, इसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब भी कृष्णिका से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है तो एक निश्चित मान hν के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिन्हें कि विद्युत चुंबकीय दौलित्र भी कह सकते हैं हम। तो विद्युत चुंबकीय दौलित्र की ऊर्जा hν है, जिसे फोटोन भी कहते हैं। तो इस ऊर्जा पैकेट का नाम फोटोन है। कल भी मैंने समझाया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। क्वांटम का अर्थ है एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना। तो कृष्णिका से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय दौलित्र या फोटोन कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कृष्णिका की ऊर्जा या दौलित्रों की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय दौलित्रों की या दोलकों की, दौलित्र दोलक एक ही बात है। तो दौलित्रों की जो ऊर्जा है वो अगर उत्सर्जन नहीं है तो 0, 1 का गुणा है 1hν, 2 का गुणा है 2hν, 3 का गुणा है 3hν डॉट डॉट nhν। तो जितने पैकेट निकलेंगे, जितने दौलित्र दोलन करेंगे, उतने ही फोटोन का उत्सर्जन होगा। और एक फोटोन की ऊर्जा hν है, 3 फोटोन निकले तो 3hν, 10 फोटोन उत्सर्जित हुए 10hν, n फोटोन उत्सर्जित हुए तो nhν। तो n दौलित्र अगर कंपन करते हैं तो nhν ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा हमेशा hν के पूर्ण गुणज के रूप में ही अवशोषित होगी और इसी के रूप में उत्सर्जित भी होगी। यानी कि उसका हाफ, डेढ़, 2.5, 3 गुना, 2.5 गुना संभव नहीं है।
तो पूर्ण गुणज के रूप में ही ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। अब इसके आधार पर हम कृष्णिका के विकिरणी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला, इसके लिए ऐसा सूत्र व्युत्पन्न करेंगे जो बीन के नियम को भी संतुष्ट करे और रेले जीन्स के नियम को भी संतुष्ट करे। इससे पहले मैंने अभी समझाया था कि बीन का नियम केवल लघु तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए वैलिड है और रेले जीन्स का नियम केवल दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरणों के लिए वैलिड है। अब एक ऐसा रूल्स, एक ऐसा नियम, एक ऐसा सिद्धांत हम उत्पन्न करने जा रहे हैं जो दोनों के लिए वैलिड हो, ठीक है, पूरा एक ही रूल्स हो, तो वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे दोलक की माध्य ऊर्जा। दोलक की माध्य ऊर्जा, तो दोलक की माध्य ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए कि कृष्णिका में बहुत सारे दोलत्र कंपन कर रहे हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर NH ऊर्जा वाले NH ऊर्जा वाले कंपनों की संख्या ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर लिख रहे हैं अपन। कंपनों की संख्या को NN से दिखा दें तो NN बराबर हो गया A और e की घात माइनस ऊर्जा NH अपॉन KT। ये सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ी थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अकॉर्डिंग। तो E ऊर्जा होती है, E की जगह कौन है अब यहाँ वैल्यू? NH। तो E की जगह NH है, तो ये ऊर्जा ही है E अपॉन KT। पढ़ा नहीं मैक्सवेल सांख्यिकी? सेकेंड ईयर में पढ़ी है हमने फर्स्ट पेपर में। ये तो कोई भी कांस्टेंट है, इसका कोई यह मायने नहीं है, ऐसे ही लगा दिया है, e की घात माइनस NH अपॉन KT। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई? ये तो प्रत्येक कंपनों की संख्या है, तो कंपनों की कुल ऊर्जा क्या हो गई? कंपनों की कुल ऊर्जा NH ऊर्जा वाले कंपनों की कुल ऊर्जा कैसे लिखेंगे अपन? EN बराबर लिख दी इसको। तो NH ऊर्जा है और इस ऊर्जा वाले कितने कंपन हैं? NN। तो EN बराबर क्या हो गया? NN NH। ठीक है, तो माध्य ऊर्जा कैसे लिखेंगे? कृष्णिका के, संपूर्ण कृष्णिका के लिखो, संपूर्ण कृष्णिका की कुल ऊर्जा। तो संपूर्ण कृष्णिका की कुल ऊर्जा के लिए क्या लिखेंगे? समेशन लिख दीजिए इसको, समेशन ऑफ EN, यानी कि समेशन ऑफ NH NN। इसको समीकरण 1 लिख दो और ये समीकरण नंबर हो गया 2 हो गया। तो संपूर्ण कृष्णिका की कुल ऊर्जा ये हो गई। अब माध्य ऊर्जा लिखें, माध्य ऊर्जा ज्ञात करने चाह रहे हैं हम दोलक की। तो माध्य ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य ऊर्जा E बार बराबर, तो संपूर्ण कृष्णिका की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E बटे कुल कंपनों की संख्या। कृष्णिका में जितने भी कंपन हो रहे हैं उन सबकी संख्या, यानी कि लिख सकते हैं समेशन ऑफ EN बटे समेशन ऑफ NN। ये NN हमने लिखे हैं, NH ऊर्जा वाले कंपनों की संख्या, कुल के लिए समेशन लगा दिया, तो समेशन EN अपॉन समेशन NN। EN की वैल्यू अपन यहाँ से रख दें, तो NH NN की वैल्यू भी रख दो यहाँ से, A इंटू e की घात माइनस NH अपॉन KT अपॉन समेशन NN। तो समेशन NN की जगह क्या लिख दो? A इंटू e की घात माइनस NH अपॉन KT। अब इसको सॉल्व करना है हमें,
तो दोनों में ऊपर नीचे ए कांस्टेंट है, इसका समीशन से कोई लिंक नहीं है, तो इसको बाहर निकाल के काट सकते हैं। ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तो इसको अपन ने बाहर लिख के काट दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए माना, तो एच न्यू अपॉन के टी, इसको एक कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं एक्स। एच न्यू अपॉन के टी बराबर क्या मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया, यानी कि एच न्यू बराबर लिख सकते हैं अपन एक्स के टी। ठीक है, एच न्यू बराबर क्या हो गया, एक्स के टी। अब इसमें एच न्यू को अपन ने क्या मान लिया, एक्स के टी, तो समेशन एन और एच न्यू की जगह क्या हो गया, एक्स के टी इंटू ई की घात क्या हो गया, माइनस एन एक्स। ठीक है, एन तो ये है ही, और एच न्यू अपॉन के टी की जगह कितना हो गया, एक्स, तो ई की घात माइनस एन एक्स हो गया अपॉन समेशन में ई की घात माइनस एन एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इस ऊपर वाले जो पद है ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, दोलक की माध्य ऊर्जा ई बार का ही मान चल रहा है यहाँ से, ये हमने मान लिख दिया है। अब इसमें इस पूरे को सॉल्व करने के लिए इसको अवकलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, किसका अवकलन है ये, ई बार बराबर, देखो एन को बाहर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो किसका अवकलन है ये, समेशन को लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, किसका अवकलन लिखेंगे इसको, ई की घात माइनस एन एक्स। इसका अगर अवकलन करते हैं अपन तो माइनस एन एक्स, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और फिर अरे इसका अवकलन करेंगे जैसे हमने अवकलन किया डी अपॉन डी एक्स ई की घात माइनस एन एक्स का, तो क्या आएगा अवकलन, ई घात माइनस एन एक्स का ई घात माइनस एन एक्स और माइनस एन एक्स का माइनस एन, तो ई की घात माइनस एन एक्स ये है ही इसके अंदर, देखो ई की घात माइनस एन एक्स और माइनस एन यहाँ लगा दिया मैंने माइनस एन, और बाकी बचा क्या इसके अंदर अब एक्स के टी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और आगे अवकलन के रूप में लिखने के बाद एन हमने यहाँ लिख दिया, एन ऑलरेडी इसके अंदर है ही, और माइनस आ रहा है, तो इसको अपन अवकलन के रूप में लिखना चाह रहे हैं। समझिए ध्यान से, ये जो ऊपर का मान है एन एक्स के टी ई की घात माइनस एन एक्स, इसको हमने अवकलन के रूप में लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की घात माइनस एन एक्स। चाहे तो समेशन को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समेशन एन एक्स यहाँ लिख दो, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ समेशन ई की घात माइनस एन एक्स, इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन क्या आता है, ई की घात का अवकलन क्या होता है, ई की घात माइनस एन एक्स, और माइनस एन एक्स का अलग से करते हैं तो क्या आता है माइनस एन, तो इसमें ये वैल्यू है यहाँ पे देखो एन है और ई की घात माइनस एन एक्स है, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन और ई की घात माइनस एन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, अवकलन लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की घात माइनस एन एक्स, और माइनस उसमें है नहीं तो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। अब बचा क्या इसके अलावा, और एक्स के टी, एक्स के टी एज इट इज लिख दिया अपन ने, एक्स ऐसे ही है, के ऐसे ही है, टी ऐसे ही है, तो एक्स के टी एज इट इज है। अब ये एन इसकी जगह क्या हो जाएगा, एन यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि एन और ई की घात माइनस एन एक्स की जगह क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ समेशन ई की घात माइनस एन एक्स। आगे समझ में बात, नहीं आई दोबारा देखो, एन और ई की घात माइनस एन एक्स, ये रहा एन और ई की घात माइनस एन एक्स, इस माइनस को यहाँ लगा दो ना, क्या दिक्कत है, ये माइनस ही लगा दिया, अवकलन लिख दिया, और एक्स के टी एज इट इज रखा हुआ है, और बटे में क्या हो गया, समेशन ई की घात माइनस एन एक्स हो गया। इसको लिख दो समीकरण नंबर 3। अब इस ई की घात माइनस एन एक्स को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, समेशन ई की घात माइनस एन एक्स, एन की वैल्यू रखते जाओ, क्या 0 1 2 3 होल नंबर्स आएंगे ना, पूर्ण गुणज,
जैसे यहाँ में 0 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4। अगर n की जगह 0 लिखा तुमने इसमें तो e की पावर 0 हो गई। e की पावर 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। 1 लिखा तो क्या हो गया e की घात -x हो गया। 2 लिखा तो क्या हो गया e की घात -2x हो गया। 3 लिखा तो क्या हो गया e की घात -3x हो गया डॉट डॉट, क्योंकि n की वैल्यू अपन रखते जाएंगे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये क्या बन गई श्रेणी, कौन सी श्रेणी है देखो, ये कौन सी श्रेणी बन गई गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं जीपी, क्योंकि इनका सार अनुपात e की घात x आ रहा है। इसका और इसका अनुपात देखो, इसका और इसका अनुपात, तो इसका योग हो रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में योग किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है a/1 - r होता है कि नहीं। a का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 है। 1 - r का मतलब सार अनुपात कितना है e की घात -x। तो समेशन ऑफ e की घात -nx का मान कितना आ गया 1/1 - e की पावर -x। वो यहाँ लिख दो समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रख दो तो माध्य ऊर्जा E बार बराबर क्या आ गई -x/kT एज इट इज है, और d/dx और समेशन ऑफ e की घात -nx की वैल्यू क्या हो गई 1/1 - e की घात -x, और बटे समेशन e की घात -nx की जगह यहाँ भी लिखना 1/1 - e की पावर -x। अब इस ऊपर वाले का अपकलन करना है। समेशन खत्म हो गया, समेशन की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपकलन करेंगे इसका, तो e बार बराबर हो गया -x/kT एज इट इज। इस ऊपर वाले का अपकलन क्या आएगा, जैसे हम अपकलन करते हैं 1/x का, तो 1/x का अपकलन क्या होता है माइनस का 1/x²। तो माइनस का 1/x की जगह ये पूरा है, तो 1 - e की घात -x²। और फिर उसके बाद e की घात -x का माइनस से आ गए तो -e की घात -x, और फिर -x का -1। पहले इसका करेंगे ना माइनस, पहले तो किसका हो गया, फिर इस पूरे का होगा, एक का तो 0, इसका माइनस का माइनस e का -x, और -x का -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये, और बटे में क्या है एज इट इज 1/1 - e की घात -x। अब इसके बाद क्या हो गया e बार बराबर, देखिए क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x/kT इंटू e की पावर -x अपॉन 1 - e की घात -x का होल स्क्वायर अपॉन 1/1 - e की पावर -x। तो एक घात यहाँ से कट जाएगी, और e की घात -x को नीचे ले आओ, तो x/kT अपॉन e की घात -x नीचे आ गई, प्लस हो गई 1 - e की घात -x, इसको अंदर ले जाओ, तो x/kT अपॉन अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - e घात x का गुणा हुआ e घात x और -1। अब x की वैल्यू रख दो अगेन। x किसको माना था तुमने, x बराबर किसको माना h/kT, तो x/kT की जगह क्या हो गया h/, x/kT की जगह क्या हो गया h/, अपॉन e की घात h/kT और -1। ये हो गई दोलक की माध्य ऊर्जा। x की वैल्यू लिख दी अपन ने, x बराबर h/kT माना है, और x/kT की जगह हो गया h/, इसको समीकरण नंबर लिख दो 4। ठीक है।